क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, welcome to the second part of the living world. My name is Momita and I am from Chandrayaan. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डाइवर्सिटी क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, कुछ इंट्रोडक्शन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीनिंग होता क्या है, आइए जानते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। तो वैरायटी या वेरिएबिलिटी जो कि हमारे लाइफ हमारे अर्थ में स्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत सारा लाइफ है, जो यहाँ पे लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो लाइफ सस्टेन कर रहे हैं अर्थ में। तो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज जो अर्थ में सस्टेन कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, कोई डॉग्स होते हैं, कोई कैट्स होते हैं, कोई बफेलोज होते हैं, तो अलग अलग तरह के स्पीशीज इस अर्थ में प्रेजेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे बोलते हैं कि वो गाय है, वो गधा है, वो कुत्ता है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर नाम दिया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नाम देना कि अगर हम कहें कि इसका ये है डॉग, तो इसे हम कहीं पे भी जाके कहें कि ये डॉग है, तो सभी जैसे जान जाए कि हाँ किसको डॉग कहा जा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को डॉग कहा जा रहा है। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना नाम दिया जाता है। तो ये जो नोमेनक्लेचर होता है ये मेनली स्पेसिफिकली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। थ्री टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या किया जाएगा? सबसे पहला तो होता है वर्नाक्युलर नेम। वर्नाक्युलर नेम, ये जो वर्नाक्युलर नेम होता है इसको लोकल नेम भी बोला जाता है। लोकल नेम इन द सेंस हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको लोकल नेम से भी बुलाते हैं। जैसे कि प्याज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्याज को हम लोग लोकल लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, कहीं और चले जाएंगे तो उसको कांदा बोलते हैं, कांदा। इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में प्याज का अलग अलग नाम हो जाता है। अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्पीशीज का भी अलग अलग नाम होने लगता है। इसीलिए नोमेनक्लेचर को इस आधार पर हम लोग किसी भी स्पीशीज को नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा इंग्लिश नेम। जैसे हम लोग मैंगो, हम लोग जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं मैंगो का। मैंगो हम लोग इंग्लिश नाम बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं दूसरा जगह में चल जाए, लेकिन वहाँ पे मैंगो को मैंगो की तरह नहीं समझ के कुछ और समझा जाए। जानते हैं कि इंग्लिश तो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है इंग्लिश का लैंग्वेज ही वहाँ पे प्रचलित ना हो, इस वजह से वो जान ना सके। तो क्या होता है कि इंग्लिश नाम अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो किसी भी स्पीशीज के लिए नामकरण करने का एक तोड़ निकाला गया था, जिसको साइंटिफिक नेम बोला गया था। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज, एग्जैक्टली स्पीशीज के लिए साइंटिफिक नेम निकाला गया था, और उसी साइंटिफिक नेम के अनुसार सारी दुनिया में उस स्पीशीज या फिर उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया गया, उसके बारे में जाना गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज को एक कैटेगराइज करते हैं, मतलब रिकग्नाइज करते हैं। उसके 4 पैर हैं, हमारे पास 2 पैर हैं, उसके पास 2 आंखें हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो
पास भी होता है, पर उनका कैरेक्टर सेम नहीं होता है, डिसिमिलर होता है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्किंग क्या हो गया, एक्सटर्नल बॉडी है, पर यहाँ पे तो बर्ड्स की बॉडी के पास हेयर नहीं रहता है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में रिकॉग्नाइज करना जो कि ऑर्गेनिजम्स के पास है, उसके अनुसार उनको नाम देना, उनको क्लासिफाई करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे रूल्स एंड रिकमेंडेशन है, कुछ नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखेंगे उस हिसाब से कुछ रूल्स और रिकमेंडेशन दिया जाता है। एक वर्ल्ड वाइड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में पाए जाने वाले स्पीशीज के बारे में नामकरण करते हैं, उनको खोजते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मुताबिक IUCN के मुताबिक हमारे दुनिया में लगभग से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक वेल नोन है। मिलियन स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। पर प्लांट्स के लिए कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खोजते हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में खोजते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस के बारे में खोजते हैं। अब जानते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का सब डिविजन कौन कौन सा है। पहले हम लोग बात करेंगे ICBN का। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICNB जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड ICNCP का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। यानी कि जब यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट में बी है, ये बैक्टीरिया के लिए है, और जब ये बीच का बी होगा तो यहाँ पे बोटैनिकल यानी कि प्लांट्स के बारे में है, ये जूलॉजिकल यानी कि एनिमल्स के बारे में है, ये बैक्टीरियाज के बारे में है, और यह कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में है। दूसरा है ICVCN यानी कि ये वायरसेस के बारे में है, यानी कि वायरसेस की खोज करने वाले बायोलॉजिस्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो है ICVCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सब डिविजन है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली है क्या। बाइनोमियल मींस आप लोग सबको पता है, बाइ मींस होता है टू, बाइ मींस होता है टू, बाइ मींस टू, एंड नोमेनक्लेचर बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा, बाइनोमियल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्पीशीज, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। जीनस एंड स्पीशीज। और नोमेनक्लेचर के बारे में तो पता ही है, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम देना। तो इसमें दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसके मुताबिक किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज, एक्चुअली स्पीशीज को नाम दिया जाता है। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये मेनली कैरोलस लिनियस के द्वारा डेवलप किया गया था, वही इसके फादर कहलाते हैं। फादर कैरोलस लिनियस है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर निकाले थे सबसे पहले। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करके किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
सबसे पहले जानते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में। हम लोग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है, ये तो पता है कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे हम लोग जो होते हैं होमो सेपियंस होते हैं, यानी कि ये हमारा साइंटिफिक नेम है। ऐसे ह्यूमन बींग्स तो हम लोग हैं ही, लेकिन होमो सेपियंस ये हमारा साइंटिफिक नेम है। तो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैटिन में नाम दिया जाता है। लैटिन लैंग्वेज दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे होमो सैपियंस, मैंगीफेरा इंडिका, ये लैटिन लैंग्वेज क्यों चुना गया? सभी साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स का नाम डिसाइड करने के लिए लैटिन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि लैटिन जो होता है वो एक डेड लैंग्वेज है, ये एक डेड लैंग्वेज है और ये किसी भी कंट्री में बोला नहीं जाता है। तो लैटिन लैंग्वेज को लेके किसी भी तरह का बहस नहीं होगा कि आगे चलते कि इस लैंग्वेज पर ही क्यों नाम दिया गया। तो यानी कि नो लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैटिन का जो लैंग्वेज में नाम दिया जाता है उसमें एक शब्द का मतलब एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। इट मीन्स वन वर्ड हैज वन मीनिंग। ये है लैटिन लैंग्वेज में देने का कारण। नेक्स्ट रूल का अगर बात करें तो वो होता है कि जैसे हम लोग पढ़े कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि दो वर्ड्स होते हैं। दो वर्ड्स क्या क्या? सबसे पहला वर्ड जो होता है वो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या इसको स्पीशीज भी बोला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि इसका सेकंड वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। नेक्स्ट, ये चीज क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक नेम यानी कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर हम लोग उसको लिखते हैं हैंड रिटन, जैसे हम लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग जैसे मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, जब हम इसको लिखते हैं तब उसके नीचे हम लोग को अलग अलग सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा, यानी कि सेपरेट अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज। और अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में निकालेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे इटैलिक्स के फॉर्म में। जैसा हम यहाँ प्रिंट कर दिए हैं तो इसका मतलब है हम इसमें प्रिंटेड किए हैं इटैलिक्स के फॉर्म में। अगर हम उसको लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं मैंगीफेरा को और सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं इंडिका को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो मतलब कोई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो किसी स्पीशीज को निकालते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी स्पीशीज लिखने के बाद तो उसका ऑथर्स का नाम लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं ये चीज, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये सेपरेटली अंडरलाइन भी हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है कि इसका जो जीनस का फर्स्ट नेम है ना वो हमेशा कैपिटल
कैपिटल होना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जबकि स्पीशीज का फर्स्ट नेम जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। ये था। और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि ऑथर्स का नेम, यानी कि मैंगिफेरा इंडिका को जो निकाला, जो नाम दिया, उनका नाम था लिनियस। तो इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। एक्चुअली मैंगिफेरा इंडिका का नामकरण जो किए थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस, जिसको हम लोग समझ चुके थे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के फादर। तो रिटर्न इसको जो लिनियस का नाम जो है इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके नीचे हम लोग कोई अंडरलाइन नहीं करते हैं, नो अंडरलाइन। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, जैसे हम लोग बोले कि प्रिंटेड में मैंगिफेरा इंडिका को हम लोग इटैलिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन लिनियस के जो नाम होता है नॉर्मली रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं। तो क्लियर हो गया सबको? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नेमिंग करने सीख रहे हैं, जैसे किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम लोग नामकरण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करते हैं, अब समझते हैं। इस दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको एक एक करके स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ये मतलब बाहरी अपीयरेंस या अंदर में सेल स्ट्रक्चर या इवोल्यूशन के आधार पर अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करें या क्लासीफाई करें, ग्रुपिंग करें, तो उनकी स्टडी के लिए ये हम लोग स्टडी करना हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो हम लोग को बाहर से दिख रहा है या अंदर का जो कैरेक्टर्स होता है उसके हिसाब से क्लासिफाई करना या ग्रुपिंग करना, वो हम लोगों के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, अगर लाइब्रेरी में सभी किताबें एक ही जगह पर रहें तो हमें कितना दिक्कत होगा किसी एक किताब को खोजने के लिए। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, एक अलग अलग क्या होता है, हमारा बोर्ड रहता है, अलग अलग जगह रहता है, अलग अलग अलमारी रहता है जहाँ पर हम लोग किताबों को सजा कर रखते हैं। इससे क्या होता है, हमें सुविधा होता है उस पर्टिकुलर किताब को निकालने के लिए, पर्टिकुलर ऑथर के किताब को निकालने। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी एक लाइब्रेरी का ही काम करता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसलिए क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टैक्सा, अब बात करते हैं ये टैक्सा क्या होता है। टैक्सा का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए करने के लिए एक यूनिट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक हम समझ गए कि एक यूनिट होता है। अब यूनिट कैसा यूनिट है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉग का, एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं मैमल्स का, तीसरा एग्जाम्पल एनिमल। तो डॉग जो है एक तरह का अलग टैक्सा है, मैमल जो है एक अलग टैक्सा है, जबकि एनिमल जो है एक अलग टैक्सा है। मतलब ये तीनों अपने आप में अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है, आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी वो साइंस है जो डील करता है नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। इसका मतलब हम लोग डॉग को मैमल्स के अंदर भी रख सकते हैं, मैमल्स को एनिमल्स के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी एक ऐसा साइंस है जहाँ हम लोग डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट नाम को एक अलग उसका स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जब टैक्सोनॉमी बनाया जा रहा था, मतलब इसके स्टडी के लिए जब इसको फॉर्मेट तैयार किया जा रहा था, तो कैरोलस लिनियस, सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि कैरोलस लिनियस ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाता है, ये कहना है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर कहना है कैरोलस लिनियस। ये क्या किए थे, टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए वो अलग अलग पहले तो वो निकाले कि सबसे पहले क्लासिकल टैक्सोनॉमी निकाले। अब क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि वो सिर्फ जैसे इंसान जैसे ऑर्गेनिज्म दिख रहा है उसी के हिसाब से वो क्लासिफाई कर दिए। जैसे कि क्या एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि विंग्स होता है, बर्ड्स में भी होता है, इवन बैट्स में भी होता है। तो जिसका वो विंग्स देख रहे थे उसको एक ही कैटेगरी में रख लिए। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि जो मैंने बाहर से अपेयर हो रहा था कैरेक्टर्स को, उस हिसाब से वो क्लासिफाई कर दिए। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये टैक्सोनॉमी जो है, ये टैक्सोनॉमी जो हम लोग कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ये गलत है। तो नेक्स्ट वो क्या किया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी निकाले। ये कहने के लिए नाम में तो मॉडर्न है पर इसमें भी कुछ चीज छूट गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें रखे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को। एक्सटर्नल में इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को। इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाटॉमी। दूसरा सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, सेल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। सेल डेवलपमेंट एंड प्रोसेसेस मतलब सेल किस तरीके से डेवलप किया उसके बारे में। दूसरा है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनिज्म है वो कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, क्या है इसके बारे में जानने के लिए इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये सब क्या बनाया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनाया। ये सब मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनाया, पर इसमें फिर भी कुछ चीज छूट गया था। अब क्या छूटा था, वो कैरोलस लिनियस ने नेक्स्ट टैक्सोनॉमी में डिस्क्राइब किया। वो था सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टेमा का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कब हो सकता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन के बारे में हमें पता हो। तो यानी कि यहाँ पे स्टडी हुआ इवोल्यूशन का। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जितने भी कैरेक्टर्स थे उसके साथ साथ इवोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, जिससे मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ हमें इवोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया और इन सभी के स्टडीज को बोला गया टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सभी टैक्सोनॉमी स्टडीज का बेसिस होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा किताब में दिया हुआ है, हेंस आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के साथ कैरेक्टराइजेशन भी होता है। यहाँ से हम nomenclature and characterization are the basis of taxonomy। मतलब इसी के आधार पर टैक्सोनॉमी बनाया गया है। टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी एक ऐसा साइंस है, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर पाते हैं। अगर ये टैक्सोनॉमी, टैक्सा या क्लासिफिकेशन नहीं होता तो इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो इजी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको समझिए और उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में ही स्टडी करेंगे कि टैक्सोनॉमी में और क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने स्टडी को बहुत अच्छा प्रिपेयर कीजिए। इसके लिए ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट
क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।